जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यायपालिका और भारतीय निर्वाचन आयोग के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका और भारतीय निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट और इंडियन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अभी डिस्प्यूट हुआ है और मीडिया को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में देखिए चुनाव हुए हैं कुछ राज्यों में। ठीक है, तो जो चुनाव हुए हैं वर्तमान में, उन चुनावों में ढेर सारी रैलियां निकाली गई हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो राज्यों में चुनाव होती हैं वो चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराई जाती हैं। ठीक, अब जो चुनाव हुए हैं उनमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस जारी की हैं उन गाइडलाइंस का यानी कि उन निर्देशों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया है, और जिसके कारण से कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस तेजी से फैल गया है और हजारों लोगों की मौत हो गई है। तो इस वजह से मद्रास हाई कोर्ट जो है उसने एक डिसीजन दिया था। उसने एक अपने न्यायालय कार्यवाही के दौरान कहा कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो हत्यारा है, यानी कि उस पर हत्या का आरोप लगाया है। ठीक है, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनका ठीक ढंग से पालन नहीं करवाया जनता के द्वारा या फिर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो इसकी वजह से कोरोना वायरस तेजी से फैल गया और लोगों की मौत हो गई। तो इसी वजह से मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक न्यायालय कार्यवाही के दौरान अपने एक निर्णय में कहा कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो लोगों का हत्यारा है, उसने लोगों को मारा है, उसने लोगों को जान ली है। तो इसकी वजह से जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि जो हाई कोर्ट ने कहा है, मद्रास हाई कोर्ट ने, उसके निर्णय को गलत साबित किया जाए। ठीक है, यानी कि उसने जो निर्णय दिया है उसको वो वापस लौटा ले। और देखिए, जो मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय की ग्राउंड रिपोर्टिंग किसने की? मीडिया ने। तो मीडिया ने उस निर्णय को यानी कि हत्यारा वर्ड को चारों तरफ तेजी से फैला दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी और भी ज्यादा बदनामी हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक संवैधानिक संस्था है। ठीक, जो संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन है उसका वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में किया गया है, जो भारत में चुनाव होते हैं। तो ये प्रमुख मुद्दा है। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है इलेक्शन कमीशन की याचिका पर वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने वहां पर याचिका दायर की थी कि जो मीडिया रिपोर्टिंग करती है न्यायालय सुनवाई की, ठीक है, न्यायालय का जो कवरेज करती है, न्यायालय में जो सुनवाई की जाती है उसकी जो टिप्पणियां होती हैं सुप्रीम कोर्ट की या फिर किसी हाई कोर्ट की, तो मीडिया की इस अधिकार को छीन लिया जाए, वो वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग या लाइव टेलीकास्ट न कर पाए। ठीक, तो इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है उसको आप लोग समझिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो मीडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है जाकर वहां पर, या फिर जो न्यायालय के निर्णय है उनको टेलीकास्ट करती है, तो वो सब सूचना के अधिकार या फिर आर्टिकल 19 जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया गया है उसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए मीडिया के इस अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और इसके अलावा अब हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है इलेक्शन कमीशन की और जो निर्णय दिया है वो निर्णय हमारे संविधान के किन किन पहलुओं को टच कर रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें देखिए, सबसे पहली बात तो आर्टिकल 19 यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहा है। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसके अंतर्गत आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है प्रेस की स्वतंत्रता। तो जो मीडिया काम करती है वो न्यायालय की जितनी भी प्रमुख जानकारियां हैं, प्रमुख निर्णय हैं, उनको जनता तक फैलाने का काम करती है मीडिया। तो मीडिया के इस अधिकार को यदि छीन लिया जाएगा तो इसकी वजह से देखिए क्या होगा कि लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंच पाएंगी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया के इस अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है या फिर मीडिया के इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। और इसके अलावा देखिए, जिस तरह से भारत में
प्रौद्योगिकी का यानी कि टेक्निक का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, उसी के साथ साथ में देखिए मीडिया का भी विकास हुआ है। और इसके साथ साथ में देखिए आर्टिकल 19 का भी प्रसार हुआ है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। ठीक, तो इस वजह से देखिए क्या हुआ है कि जो मीडिया है वो यदि न्यायालय की जो सुनवाई है उनकी यदि ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है और देश के अंदर फैलाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है या फिर सरकार जो स्कीम बनाती है उन स्कीम को 90%, ठीक है, 90% तक मीडिया ही ग्राउंड लेवल तक प्रसारित करती है, लोगों तक पहुंचाती है सूचनाओं को। तो ऐसे में क्या होगा कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उन निर्णयों से या फिर जो प्रमुख वाद होंगे उनसे आम जनता परिचित नहीं हो पाएगी यदि मीडिया वहां का लाइव कवरेज नहीं करेगी। जो टिप्पणियां की जाएंगी उनको लाइव टेलीकास्ट नहीं करेगी यदि मीडिया, तो लोग उन निर्णयों से परिचित नहीं हो पाएंगे और लोग कोर्ट की जानकारी से अधूरे रह जाएंगे। तो इस वजह से मीडिया के इस अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की याचिका खारिज की है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात यह की है कि जो भारत में निर्णय दिए जाते हैं उन सभी निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही भी होती है, यानी कि न्यायालय की, न्यायपालिका की जवाबदेही भी होनी चाहिए। न्यायपालिका रिस्पॉन्सिबल है। यदि न्यायपालिका किसी भी गलत वर्ड का इस्तेमाल करता है तो मीडिया ही है जो लोगों को उस चीज से परिचित कराता है, मीडिया उसको प्रसारित करता है। यदि मीडिया के इस अधिकार पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि भारत की स्थिति कहां से कहां पहुंच जाएगी, क्योंकि मीडिया भी अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, मीडिया भी स्वतंत्र है अपने आप में। यदि किसी देश में मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो उस देश में मान लीजिए कि डेमोक्रेसी का विनाश हो चुका है। मीडिया की स्वतंत्रता ही तय करती है, मतलब ओनली, मैं यह बात नहीं कह रहा हूं कि ओनली एंड ओनली मीडिया तय करती है कि किसी देश में डेमोक्रेसी है या नहीं, लेकिन मीडिया काफी हद तक, मतलब 80% तक यह बात तय कर देती है कि किसी देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है। क्योंकि मीडिया जिस देश में स्वतंत्र है उस देश में कोई भी अपनी सीमाओं को पार नहीं कर सकता है। यदि मीडिया बनी हुई है तो चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे जौन सी भी कोई भी सरकार हो, तो वो अपनी सीमाओं को पार कर जाएंगी यदि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मीडिया सरकार की हकीकत से लोगों को परिचित कराती है, सरकार क्या कर रही है उस चीज से लोगों को परिचित कराती है। देखिए दूसरी बात यह कही है सुप्रीम कोर्ट ने, अपना दूसरा प्रमुख बिंदु यह माना है कि यदि हम लोग मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं या फिर मीडिया को वहां पर जो भी डिसीजन दिए जा रहे हैं उन पर रिपोर्टिंग करने का अधिकार बरकरार रखा जाएगा, तो इससे ओपन कोर्ट सिस्टम का और भी ज्यादा व्यवहारिक रूप सामने आएगा, यानी कि खुली अदालत प्रणाली और भी ज्यादा विकसित होगी। अब देखिए खुली अदालत प्रणाली क्या है? खुली अदालत प्रणाली का मतलब होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उनको भारत के सभी आम लोगों में या सभी लोगों के बीच में प्रसारित किया जाए, सभी लोग उन निर्णयों से परिचित हों। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो भी वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी वर्ड से, उन सभी शब्दावलियों से भारत के सभी लोग परिचित हो जाएं। इसको हम लोग बोलेंगे ओपन कोर्ट सिस्टम या फिर खुली अदालत प्रणाली। तो इससे क्या होगा? देखिए यदि हम मीडिया के अधिकार को बरकरार रखेंगे रिपोर्टिंग करने के, तो इससे ओपन कोर्ट सिस्टम का विकास होगा और भी ज्यादा देश मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ओपन कोर्ट सिस्टम ही एक ऐसा माध्यम है जो जनता को सबसे ज्यादा जागरूक करता है और कोर्ट की जो गतिविधियां हैं उनसे लोगों को रूबरू कराता है। तो इसके माध्यम से ये होगा। अब इसके अलावा देखिए जो विधायिका और कार्यपालिका जो भी डिसीजन, जो भी कानून बनाती है, जो भी चीजों को बनाती है, ठीक है, जो भी जिन भी चीजों को व्यवहारिक रूप में लाने का प्रयास करती है, तो मीडिया उनको ग्राउंड लेवल तक लेकर जाती है, लोगों को परिचित कराती है। तो इससे ओपन कोर्ट सिस्टम का विकास होगा यदि हम मीडिया के अधिकार को बरकरार रखेंगे न्यायपालिका में। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? उसका कहना है, क्योंकि मीडिया ने इलेक्शन कमीशन के इस हत्यारे वर्ड को, जो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था इलेक्शन कमीशन के लिए, उसको प्रचार प्रसार ज्यादा कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन को लगा कि मीडिया ही है जो हमें बदनाम कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन को मीडिया से थोड़ी ये एक टेंशन टाइप की होने लगी थी। तो इस वजह से
इलेक्शन कमीशन ने ये याचिका दायर की थी। अब देखिए अगला प्रमुख बिंदु हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें है भाषा की व्यवहारिकता। देखिए जो यदि मीडिया वहां पर ग्राउंड लेवल में रिपोर्ट करेगी, वहां के जो डिसीजन दिए जा रहे हैं, वहां पर जो वर्ड बोले जा रहे हैं, तो उनमें एक भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो लोगों को परिचित कराती है। मीडिया लोगों को यह बताती है कि जो न्यायाधीश है वो किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। देखिए न्यायाधीशों की जो भी निर्णयों में भाषा होनी चाहिए वो संवैधानिक भाषा होनी चाहिए, वह व्यवहार के लोगों के व्यवहार के अनुकूल होनी चाहिए। वो किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिससे लोगों की आत्मा को या फिर लोगों की गरिमा को आहत पहुंचे, चोट पहुंचे। तो इसलिए मीडिया हर चीज की गतिविधियों से, ऐसा नहीं है कि मीडिया केवल इलेक्शन कमीशन के लिए नुकसानदायक है। मीडिया पर यदि प्रतिबंध लग जाएगा तो मान लीजिए कि कभी न्यायपालिका भी मनमानी कर सकती है, वहां के न्यायाधीश भी मनमानी कर सकते हैं, वो भी गलत टर्म या गलत वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मीडिया का वहां होना बहुत ही आवश्यक है और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है कि मीडिया वहां पर रिपोर्टिंग करती है। तो अब आप लोग, मुझे आशा है कि समझ चुके होंगे कि मीडिया जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उनकी याचिका पर, यानी कि भारतीय इलेक्शन कमीशन की याचिका पर, तो वो कितना व्यवहारिक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लीजिए, इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में है। और इसके अलावा देखिए हम मुख्य रूप से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो एक संवैधानिक संस्था है ही, ठीक है। बिना सुप्रीम कोर्ट के या बिना न्यायपालिका के हम अपने देश में एक डेमोक्रेटिक देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो एक बहुत ही बड़ी संस्था है और वो बहुत ही आवश्यक संस्था है, ठीक है। जैसे कार्यपालिका, विधायिका और इसके अलावा तीसरा अंग है हमारे देश की व्यवस्था का, उसको बोलेंगे न्यायपालिका, ठीक है। तो न्यायपालिका, जुडिशरी एक ज्यादा आवश्यक है। तो जुडिशरी जो निर्णय देगी उन निर्णयों को पूरा देश फॉलो करेगा, उनका पालन करेगा। अब देखिए जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन का वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है। जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। देखिए 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, इसी कारण से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन देखिए यह हमारे देश में किन किन चुनावों को कंडक्ट करता है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे देश में संघ के जितने भी चुनाव होते हैं, इसके अलावा राज्य के जितने चुनाव होते हैं उन सभी को कंडक्ट कराता है। संघ में यदि देखें तो लोकसभा, राज्यसभा और इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव इलेक्शन कमीशन कराएगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। इसके अलावा राज्य में जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन कराता है। हालांकि आप लोग एक बात याद रखना कि जो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है वो सभी राज्य के होंगे और संघ के होंगे। जो स्थानीय निकाय के इलेक्शन है, जैसे कि ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जितने भी स्थानीय निकाय के इलेक्शन है वो सभी अलग से राज्य निर्वाचन आयोग के दायरे में आते हैं, तो उनको चुनाव नहीं कराता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो स्थानीय निकायों के जो इलेक्शन है वो आएंगे राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। तो इतनी बात मुझे आशा कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे और दोस्तों इसके बाद हम लोग किसी नए टॉपिक को लेकर यहाँ पर आएंगे, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और इस तरह देखिए हम किसी भी टॉपिक को एकदम डिटेल के साथ में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये हाल ही में रिसेंटली हुआ है, तो इसको हम लोगों ने देखा और इसके बाद देखिए किसी नए टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ।